वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आप जो पेपर देख रहे हैं वो हिंदी का पेपर आया हुआ है। ये 7 फरवरी 2022 को ये पेपर हुआ था और इसमें ऑनलाइन पेपर था। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि एक क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पे पैराग्राफ जैसे है और यहाँ पे एक क्वेश्चन थे, तो स्क्रीन पे वो ऊपर नीचे हो जा रहा। तो फिर से दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर से आप ये करिए, या आपने जब ऑप्शन पढ़ा तो फिर से आपको याद ही नहीं आ रहा तो फिर से आप गद्यांश की तरफ ऊपर की तरफ करिए, तो बहुत टाइम जाता है। लेकिन ऑफलाइन पेपर में ये बहुत अच्छा होता है कि सामने ही आपके पूरे जो हैं एक बार गद्यांश दिए हुए हैं और उसके नीचे सारे आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो कहीं आपको बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे करने में जो टाइम जाता है वो नहीं जाता है। दूसरा, किस तरीके से हम इस पेपर को, हिंदी के पेपर को जल्दी कर सकते हैं कम समय में और अपना एग्जैक्ट आंसर एकदम दे सकते हैं, उसका बेस्ट तरीका है कि या तो आप पहले जो है ये सारे क्वेश्चंस एक बार, मतलब एक सरसरी निगाह में आप कह सकते हैं कि उसको पढ़ लीजिए और फिर पैराग्राफ पढ़िए, तो इससे बहुत अच्छा हो जाता है आपका। जैसे कि मैंने पढ़ लिया कोलाहल का कारण है और भी सारा क्वेश्चंस पढ़ लिया एक बार, तो हमको ना जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वो जैसे ही देखेगा हम वहाँ पे टिक कर लेंगे। पेंसिल अगर अलाउ हो जाता है कि छोटी सी पेंसिल या पेन भी है तो वहाँ पे हल्का सा टिक कर लेंगे कि हाँ यहाँ हमको लगाना है। ये चीज़ हो जाती है। इजी तरीका है ये आपको पैराग्राफ सॉल्व करने का। अब हम लोग इस पेपर के ज़रा सा क्वेश्चंस को और आंसर को देख लेते हैं। कोलाहल का कारण नहीं है, मान लीजिए मैंने पढ़ा नहीं है और मैं डायरेक्ट पढ़ रही हूँ। लोगों का शोर, ध्वनि यंत्रों का शोर, वाहनों का शोर, उद्योगशालाओं का शोर, इन सब ने वातावरण को शोर शराबे से युक्त कर दिया है। प्रश्न यह है कि इस मारक रोग से कैसे बचाया जाए। वैज्ञानिक इसके लिए अनेक वर्षों से चिंतित है, इन्हें कुछ सफलता भी मिली है। यदि कल कारखानों में, उद्योगशालों में, गैस निकासी चिमनियों में ऐसे प्रबंध कर दिए जाए कि केवल वायु ही बाहर जा सके, अन्य कण अथवा विषैली गैसें बीच में ही शोषित हो सके। तो ये गद्यांश में इम्पॉर्टेंट बात है, तो इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं एक तरीके से। किसी भी चीज़ से ऐसे तो कोई अलाउ नहीं होता है, लेकिन उस लाइन को ध्यान में रख सकते हैं। वाहनों के धुआं निकास यंत्रों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि उनसे अनावश्यक कार्बन जो है बीच में ही रोका जा सके। कल कारखानों से निकलने वाले अपद्रव्यों को नदी में न मिलाया जाए, बल्कि उनका पुनः शोधन करके अपद्रव्यों से मुक्त करके ही जल को भूगर्भ में डाला जाए। चिमनियाँ इतनी ऊंची हों कि धुआं नीचे ना आए। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों का कटान निषिद्ध है, यानी मना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? कोलाहल का कारण नहीं है। तो हमें पहली ही लाइन में आंसर आपको दिख रहा है, लोगों का शोर, ध्वनि का शोर, वाहन का शोर, उद्योगशालाओं का शोर। तो इसमें ध्वनि का शोर दिया हुआ है, लोग दिए हुए हैं और वाहन दिया हुआ है। कहीं भी पशु पक्षी नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोलाहल का कारण नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा राइट, और यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो कोलाहल का कारण नहीं है पशु पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अब ये देखिए, ये पेपर तो इस तरीके से दिया है, वहाँ पे आपको सब सामने ही रहेंगे। वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने का उपाय है। कल कारखाने बंद कर दिए जाए, गैस निकासी चिमनी बंद कर दी जाए, या चिमनी में ही वायु अवशोषित हो जाए, चिमनी में ही गैसें अवशोषित हो जाए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि केवल वायु ही बाहर जा सके, अन्य गैस, विषैली गैसें बीच में ही अवशोषित हो सके तो प्रदूषण रुक सकता है, यानी चिमनी में ही गैसें क्या हो जाए? अवशोषित हो जाए। तो 92 का ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी आंसर मिल रहा है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं का प्रभाव सबके लिए हानिकारक होता है, केवल मनुष्य को प्रभावित करता है, केवल पेड़ पौधों को, या सबके लिए हानिकारक नहीं होता है? तो ये तो हम अपने अगर बुद्धि लगाएं तो भी बता सकते हैं कि सबके लिए हानिकारक होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 93 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर यहाँ पे जल्दीबाजी कर गए तो यही प्रश्न हमारे 1 नंबर खराब कर देते हैं। जबकि हमारा मैथ वीक है, जबकि हमारा इंग्लिश वीक है या कोई और सब्जेक्ट वीक है, तो ऐसे जो पेपर हैं जिनमें हम कर सकते हैं उनमें क्यों गलती करें, तो वहाँ से हम नंबर सिक्योर करते हैं। और वो हमारा सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज का, क्योंकि इसमें गद्यांश, पद्यांश या पैसेज आते हैं जहाँ के आंसर आपके सामने ही होते हैं। ठीक है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए और इसके लिए आपको पूरे प्रीवियस ईयर जितना आप करेंगे ना, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे गद्यांश के आधार पर जल प्रदूषण से मुक्ति का उपाय है संशोधन, पुनः शोधन, एकत्रीकरण और जल शोधन। हम लोगों ने पुनः शोधन शब्द पढ़ा था, जो कि यहाँ पे है पुनः शोधन, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गद्यांश के आधार पर जल प्रदूषण से मुक्ति का उपाय है पुनः शोधन। 94 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमनी इतनी ऊंची हो, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने कि धुआं वहां तक न पहुंच पाए, धुआं अवशोषित हो जाए, धुआं नीचे ना आ सके, धुआं अपना असर खो दे। तो चिमनियाँ इतनी ऊंची हो कि धुआं नीचे न आ जाए, तो धुआं नीचे न आ सके क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो कितना जल्दी आंसर मिल रहा है। गद्यांश की मुख्य चिंता है प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो जो यहाँ पे प्रदूषण की चिंता है, ठीक है, क्योंकि किसी एक प्रदूषण की बात नहीं की गई है, जल प्रदूषण की भी बात की गई है, वायु प्रदूषण की भी बात की गई है और ध्वनि प्रदूषण की बात की गई है। ये प्रदूषण के लिए है, तो यहाँ पे आपका प्रदूषण जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है क्वेश्चन नंबर 97 है ये, और 97 में व्यवस्थित का विग्रह है व्यवस्थी प्लस त, व्यवस्था प्लस इत, व्यवस्थ प्लस इत या व्यव प्लस स्थित। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यवस्थित का। ये आपको, अगर आपको थोड़ा भी संधि आपने पढ़ा हुआ है तो इसको आप कर लेंगे बड़ी आसानी से। और यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवस्था प्लस इत, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, व्यवस्था प्लस इत, व्यवस्थित। 97 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, अनावश्यक कार्बन, मारक रोग, विषैली गैसें, शोर शराबा। तो यहाँ पे क्या विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है, तो वो है शोर शराबा जो है ये विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है, क्योंकि गैसें कैसी हैं, विषैली है, रोग कैसा है, मारक है, कार्बन क्या है, अनावश्यक है। तो यहाँ पे सब विशेषण विशेष्य हैं, लेकिन शोर शराबा एक विशेषण विशेष्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चिंतित में प्रत्यय क्या है, चिंतित में प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पे इत प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इत, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। तो 99 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको एक पद्यांश पूछा गया, हे भाइयों सोए बहुत, अब तो उठो जागो अहो, देखो जरा अपनी दशा, आलस्य को त्यागो अहो, कुछ पार है क्या क्या, समय के उलट फेर न हो चुके, अब भी सजग होगे न क्या, सर्वस्व तो ही खो चुके। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, बरवीर बनकर आप अपने विघ्न बाधाएं हरो। तो ये है जो निरर्थक दिन बता रहे हैं उन्हें बताया गया है वीर समान, सजग पूर्ण, आलसी या मृतक समान। तो जो निरर्थक दिन बिता रहे हैं उनको किस तरीके का बताया गया है,
मृतक सम रहकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 100 है उसका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 101, कविता का प्रेरणा स्वर है क्या? कर्मशीलता, सजगता, सजगता, युद्धरत रहना, आलसी, आलस्य, सजगता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है कर्मशीलता और सजगता, ये कविता का प्रेरणा स्वर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने मनुष्य के किस महत्वपूर्ण गुण की ओर संकेत किया है? वीरतापूर्ण धैर्यपूर्ण का सामना करना, अपने इष्ट के चरणों में सर्वस्व देना, सोना छोड़कर युद्धरत रहना, दुश्मनों के प्रति धैर्य से व्यवहार करना। तो यहाँ पे 102 ऑप्शन नंबर 1 वीरतापूर्वक कठिनाइयों का सामना करना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 102 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, उठो जागो प्रतीक है। स्वतंत्रता के लिए उलटफेर करना, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना, सोकर जल्दी बिस्तर से छोड़ना, सर्वस्व खोना और धैर्य धारण करना। तो उठो जागो किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। संसार को कहकर संबोधित किया गया है, युद्ध विजयी, धैर्यधारी, युद्ध क्षेत्र या स्मारक स्थल। तो संसार को क्या कह के यहाँ पे संबोधित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी युद्ध क्षेत्र, इसको युद्ध क्षेत्र कह के संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? आलस्य, आलसी, सजग या वीर। तो यहाँ पे आलसी, आलस्य, सजग, वीर शब्द समूह से भिन्न है। तो यहाँ पे शब्द समूह से जो भिन्न है वो है आपका आलस्य। आलसी इंसान होता है, सजग होता है, वीर होता है, लेकिन आलस्य ये आपका एक भिन्न है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चंस खत्म हो गए और यहाँ पे है अगला क्वेश्चन जो आपकी पेडागोजी से है। निम्नलिखित में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों के भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा? बच्चों पर बोझ डाले बगैर, सीमित संसाधनों से, सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीकों से, जिन विद्यार्थियों का विकास पहले से अच्छा है उनकी गतिविधियों का अनुकूलन करके, कक्षा में पठन कोना सृजित कर वहाँ पुस्तकें रख कर। तो अधिकाधिक अवसर मिलने से पूछा गया है। तो अधिकाधिक अवसर कब मिलेगा? जब सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीके, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखने और बोलने के बहुविध तरीकों से ये आपका भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजना व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है कि कैसे पढ़ाया जाए। आप उसे व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका सुझाना चाहेंगे? व्याकरण के नियम कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करना, स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, यदि व्याकरण में कोई अपवाद है तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करना, या व्याकरण की भूमिका व महत्व का वर्णन करना। तो किस तरीके से व्याकरण का शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए स्वाभाविक रूप से विमर्श के दौरान ही व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। ये ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें अपने आप में पर्याप्त है, इसलिए शिक्षार्थियों को और कुछ देने की ज़रूरत नहीं। सामग्री बहुत ही सूचनाप्रद होनी चाहिए। तो किस तरीके की सामग्री होना चाहिए? यहाँ पे 108 का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो है आपका राइट आंसर। तो सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, अध्यापक विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करते हैं, गलतियों के प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण करते हैं। यह किसके अंतर्गत आएगा? सूक्ष्म शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, नियमित शिक्षण या चुनौतीपूर्ण शिक्षण प्रक्रियाएं? तो ये आपका किस तरीके का है? तो 109 का ऑप्शन नंबर 2 यानी उपचारात्मक शिक्षण है। पहले उनकी गलतियों, विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करते हैं, उनके प्रतिरूपों की पहचान करते हैं, उसके बाद विद्यार्थियों को फिर से वो पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण करते हैं। ये उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। शिक्षार्थियों के लिए मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य बल पर सटीकता होना चाहिए और प्रवाह मुक्त होना चाहिए। शिक्षार्थी अपनी भाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के शब्दों को लेने के लिए स्वच्छंद हो और शिक्षार्थी रचनात्मकता के लिए स्वच्छंद हो, लिखने या न लिखने की स्वच्छंदता है। तो 110 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी रचनात्मकता के लिए स्वच्छंद हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है व्याकरण के कार्य कैसे होने चाहिए? संदर्भ के अनुसार, जीवन उन्मुखी, नियमों पर केंद्रित या स्मृति आधारित होनी चाहिए। तो व्याकरण के कार्य संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है? सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है। विषयों का अधिगम भाषा अधिगम में मदद नहीं करता। विज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। भाषा अधिगम विषय सामग्री और वृत्तांतों के आधार पर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सभी प्रकार की जो विषय वस्तु है वो भाषा अधिगम नहीं है, भाषा अधिगम है। सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है? व्याकरण नियमों के ड्रिल और अभ्यास द्वारा, नियमित रूप से श्रुतलेख द्वारा, कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर या शब्द भंडार का संवर्धन करके। 113 का ऑप्शन नंबर 3 यानी कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ भी गतिविधि आधारित हो जाता है ना बच्चों को, तो वो ऑप्शन मैक्सिमम आपके राइट होते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया है। कहानियों के चयन हेतु किस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए? यह विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। विद्यार्थियों के भाषा विकास पर आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए। चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। ये आपका इस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहानियों के चयन हेतु किस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो ये मानदंड आपका नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक शिक्षार्थी अपनी पठन क्षमता का अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक चरण ऊंचे की अपठित पाठ्य सामग्री के जटिल विश्लेषण करके प्रदर्शित करती है किससे मेल खाता है? बोधगम्य निवेश, बोधगम्य उत्पाद, मॉनिटर परिकल्पना या स्वाभाविक क्रम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर 1 यानी बोधगम्य निवेश इज द राइट आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर देते हैं तो यह अवसर क्या कहलाएंगे? भाषा एकीकरण, भाषा अर्जन, भाषा बोधगम्यता या भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर देते हैं तो ये कहलाते हैं आपके भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। ठीक है, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आकलन में निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से, विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना, विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थी की उपयुक्तता का आकलन करना, कैंपस प्लेसमेंट देने के लिए निपुणता की परीक्षा कर लेना या भाषा प्रयोग के लिए विद्यार्थियों की क्षमता की जांच करना। तो 117 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग उसमें सबसे पहले किया जाता है। पहले तो निदान किया जाएगा ना कि क्या प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ही ना उपचार किया जाएगा। तो ये है भाषा आकलन में निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों का कमियों का पता लगाना। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ और समझ सके। इसमें हस्तलेखन, वर्तनी, विराम चिन्ह और सामान्य लेआउट शामिल है। यह क्या कहलाएगा? संयोजन, प्रतिलेखन, मुक्त हस्तलेखन या लेखन के बारे में लिखना। तो 118 का ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रतिलेखन जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? अपने जिस पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ा है, कुछ विद्यार्थियों को उसका अनुसरण करने के लिए कहना, सस्वर पठन करना और विद्यार्थियों से अपने पीछे या सामूहिक रूप से दोहराने के लिए न कहना, पाठ्य सामग्री पढ़ते समय विद्यार्थियों का अनुसरण करना, पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ा जाए और अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए। क्वेश्चन नंबर 119 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ा जाए, अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि क्या कहलाती है? आगमन विधि, निगमनात्मक विधि, संप्रेषणात्मक विधि या प्रदर्शन विधि। तो देखिए, पहले उदाहरण देती है और फिर परिभाषा, तो ये है हमारा जो आगमन विधि होती है वो, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 120 में क्या आगमनात्मक विधि, ये आपका राइट आंसर, क्योंकि जो आगमन विधि होती है उसमें पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम पे आते हैं। जो निगमन विधि होती है उसमें पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण दे के समझाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आगमनात्मक विधि है। और यहाँ पे आपका पेपर हिंदी का पेपर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश के पेपर देखेंगे और इसी तरीके से और भी जितने भी उस 6 फरवरी को जो भी पेपर हुआ है, 6 फरवरी को, 4 फरवरी को जितने भी सेट हुए उन सब की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। एग्ज़ाम से पहले सारे कर लेंगे और इससे पहले भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर पे सेट जैसे 2018 का, 19 का, 21 का हम लोग कर चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।